हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द दिल्ली सल्तनत पार्ट टू। जैसा कि पार्ट वन में इसके मैक्सिमम टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको इस पार्ट में कवर करेंगे। और वीडियो को इंटरेस्टिंग फॉर्म में जानेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। ठीक है। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. देखिए, इस पिक्चर को देखने के बाद क्या आपको लग रहा है? ये पिक्चर जो है दो मॉस्क्यू है। एक चीज क्लियर है कि जब से 1200 से, ठीक है, स्पेशली दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड लेते हैं 1206 के बाद से, हम देखते हैं कि इस्लामिक स्ट्रक्चर्स जो है वो इंडिया में बनने स्टार्ट हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक को श्रेय जाता है जिसने फर्स्ट क्या बनाया था, फर्स्ट मॉस्क्यू बनाया था। तो यहाँ पर जो है मोथा मस्जिद है, और इसकी अगर बात करते हैं तो जमाली कमाली मस्जिद है। और ये मोथा मस्जिद और जमाली कमाली मस्जिद जो है, ये दोनों बनाने का श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। ठीक है। और ये दोनों दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसके बारे में क्या था कि जब 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टेब्लिश होता है, और जो भी दिल्ली सल्तनत के रूलर रहते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इस्लाम को प्रमोट करता है, और स्पेशली जो उनका रिलीजियस प्लेस है मॉस्क्यू, बहुत सारे मॉस्क्यू बनाते हैं। और बस ये दिल्ली सल्तनत की बात नहीं रहती, आगे चल करके जो मुगल थे, मुगल में स्पेशली शाहजहां की हम बात करेंगे, तो उसने भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाए। और सारे इस्लामिक रूलर जो थे वो अपने रिलीजियस प्लेस को बनवाते थे। या इससे पहले अगर हिंदू रूलर की भी बात करेंगे, तो हिंदू रूलर भी, कोई भी रूलर अगर रहता था तो अपनी प्रोस्पेरस को शो करने के लिए रिलीजियस सेंटर्स को बनवाते थे। तो ऐसा ही सिकंदर लोदी ने भी किया था, और दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे रूलर ने बहुत सारे इस चीजों को बनवाया था। तो ये मोथा मस्जिद है। इस पिक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए अगर तो मोथा मस्जिद, इसको आप मोथा मस्जिद टिक कीजिए। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जमाली कमाली है। ठीक है, ये भी एक टाइप का मॉस्क्यू है। अब यहाँ पर पॉइंट है कि द दिल्ली सल्तनत बिल्ट सेवरल मॉस्क्यू इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग शहरों में दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, डिफरेंट टाइप के मॉस्क्यू बनवाए। या इसके अलावा और भी बहुत सारे मकबरा ये सब बनवाए सूफी संत लोगों के लिए। दिस डेमोस्ट्रेशन डेमोस्ट्रेटेड देयर की क्लेम्स टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। अच्छा, रिलीजियस सेंटर क्यों बनवाते थे? रिलीजियस सेंटर बनवा करके वो अपने आप को इस्लाम का प्रमोटर समझते थे, इस्लाम को प्रोटेक्ट करने वाले समझते थे। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस इन स्ट्रक्चर को क्रिएट करके वो अपने आप को इस्लाम का प्रोटेक्टर दिखाना चाहते थे, और इसलिए ये क्या किए, इस तरह के मॉस्क्यू बनवाए। मॉस्क्यू ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी टू बिलीवर्स। कौन सी सेंस ऑफ कम्युनिटी? तो इस्लामिक जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, और उसके जो बिलीवर्स है, उनका ट्रस्ट, उनका फेथ गेन करने के लिए ये लोग स्ट्रक्चर्स बनवाते थे। अब इसमें क्या है कि हु शेयर द बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि हर इस्लामिक स्ट्रक्चर्स का, या जो भी उनकी रिलीजियस अथॉरिटी है, उलमा है, तो उनका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा। उनकी सुपरमेसी दिखाने के लिए भी इस चीज को इंट्रोड्यूस की गई थी। It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslim came from a variety of backgrounds. देखिए, यहाँ पर मुस्लिम जो थे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए थे। यहाँ तक कि बहुत सारे हिंदू लोग भी मुस्लिम एज ए मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे। तो मुस्लिम की आइडेंटिटी, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस को कैसे प्रीफर करना है, इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए मॉस्क्यू बनवाए गए, और दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे रूलर ने इस चीज को अडॉप्ट किया। ठीक। मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520s। अगर ईयर की बात करते हैं तो लेट 1520s में, यहाँ पर 28 के आसपास आता है। ठीक है। तो बस ये स्ट्रक्चर भले सिकंदर लोदी ने स्टार्ट कराया था, लेकिन इसका श्रेय जो है बाबर और हुमायूं दोनों को जाता है। ये दोनों मिलकर के इसको जमाली कमाली को कंप्लीट कराते हैं। तो इसके बारे में हमें भी जानेंगे। ठीक है। तो इस तरह से मॉस्क्यू या ऐसे रिलीजियस सेंटर्स बनवाए मुस्लिम रूलर जो भी थे, दिल्ली सल्तनत वाले या मुगल रूलर थे, ताकि उनकी सुपरमेसी, उनकी रिलीजियस जो पावर था वो शो हो सके। ठीक। और सारे रूलर जो भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले रूलर है, वो सारे लोग ये काम करते थे। अब देखिए, ये थोड़ा सा पेज काफी इंटरेस्टिंग सा पेज हो जाता है। और इंटरेस्टिंग पेज क्यों हो जाता है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये मैप दिया हुआ है, और ये मैप किससे रिलेटेड है? तो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने जिस एरिया पे कंट्रोल किया, उससे ये मैप रिलेटेड है। यहाँ पर दिल्ली है, उसका कैपिटल रीजन है। और दिल्ली के बाद उसने किस किस पार्ट पे कब कंट्रोल किया, उसके बारे में डिस्कस है। और ये महाशय जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मलिक कफूर है। एक ट्रांसजेंडर थे, और अलाउद्दीन खिलजी के सबसे विश्वास पात्र थे।
मतलब सुल्तान के लिए जान भी दे सकते थे। अब देखिए इस मैप के थ्रू दिखाया जाएगा, बताया जाएगा आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस एरिया पर कब कब कंट्रोल किया। और हम अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेड की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में इन्वेड किया। कहां पर इन्वेड किया? गुजरात। और गुजरात में इन्वेड किया, देखिए राजा डायरेक्ट किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता था। राजा के दो बड़े जनरल थे उस समय, जब तक कि वो गुजरात में इन्वेड नहीं करता है, नुसरत खान और उलूग खान। नुसरत खान और उलूग खान के नेतृत्व में 1299 में अटैक करता है गुजरात पे। और गुजरात पे उस टाइम जो रूल करते थे वो बघेल राजा रायगढ़ थे। ठीक है। और ये अटैक इसका इतना ज्यादा भयानक रहता है, इतनी बड़ी आर्मी रहती है कि राजा वहां से छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है। 1299 में कंट्रोल कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, कहा पे? गुजरात पे। अच्छा, गुजरात विजय के उपरांत उसको क्या मिला? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, यहाँ से बहुत सारा धन लूट करके राजा को वापस दिल्ली भेज दिया गया। सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट में इसके बाद जब राजा भाग गया तो उसकी रानी कमलाबाई जो थी उससे अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर लिया। ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी हिंदू रूलर के या तो डॉटर से या उनकी वाइफ से अलाउद्दीन खिलजी मैरिज किया था। मैरिज अलायंस बना करके कोई भी राजा जो है वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाते थे, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते थे। एक तो कमलाबाई से यहाँ पे मैरिज करता है गुजरात विजय के उपरांत, यहाँ से बहुत सारा चीजों को लूट करके वो दिल्ली भेज दिया जाता है इसके सैनिकों के द्वारा। और इसके अलावा इसी विजय में मलिक कफूर को प्राप्त किया था। मलिक कफूर, अब क्वेश्चन एक आ जाएगा आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि मलिक कफूर को किस अटैक के बाद, किस इन्वेट के बाद उसने गेन किया था? तो मलिक कफूर को गुजरात पे इन्वेट के बाद उसने गेन किया था। और आगे चल करके मलिक कफूर जो है काफी विश्वास पात्र हो जाता है। किसका विश्वास पात्र होता है? अलाउद्दीन खिलजी का। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग इस चीज को कि मलिक कफूर के बाद अब क्या होता है, आगे का इंसिडेंट क्या रहता है। तो 1300, अब यहाँ देखिए, अब हमारा पॉइंट है कि 1301 में क्या हुआ। 1301 में रणथंभौर, इस किला को कहा जाता था राजपूतों का शान, राजस्थान का शान इस किला को कहा जाता था। और इसके जो रूलर थे, इनके साथ इसकी दुश्मनी का मेन कारण था कि इस यहाँ के राजा ने दो मंगोल आक्रमणकारी को, दो मंगोल सैनिक को पनाह दे दी थी। इस बात से सुल्तान काफी ज्यादा नाराज था, बस यही नाराजगी का कारण नहीं था। अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस समय इसने बहुत ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट किया था। गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है, उसके समय में भी इसने जब इन्वेड किया इस पे, तो उसके समय में भी एक काफी चैलेंज क्रिएट किया। अब आपको लग रहा होगा कि सर अभी हम लोग खिलजी के बारे में जान रहे हैं और आप गयासुद्दीन तुगलक की बात कर रहे हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था एक जनरल था, एक सेनापति था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी अलग अलग रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाता था। और अंत में चल करके वो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसको जो वेस्टर्न पार्ट है आपका, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाजी मलिक को उर्फ आपके गयासुद्दीन तुगलक को लगाया था। एक बात माइंड में लॉक करके रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने भी जब इस पे अटैक किया तो उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, रणथंभौर पे कंट्रोल करना। अब होता क्या, रणथंभौर जितना इतना ज्यादा आसान नहीं था, एक किला काफी स्ट्रांग था। यहाँ तक कि इसको जीतने के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र, कैपेबल नुसरत खान जो एक जनरल था, वो मारा जाता है। बाद में जो सम्राट था उसको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है इस वॉर में। और इस वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद रणथंभौर पे कंट्रोल कर लिया जाता है। और आपको पता है कि जब किसी राजपूत राज्य पे कंट्रोल किया जाता है, वहां की औरतें जौहर करती है, जैसा कि आपने पद्मावत मूवी में देख रखा है। औरतें वहां पे जौहर कर देती है, राजा इस रीजन में कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं, इसके दो इन्वेड हम लोग देख लिए, एक गुजरात एक रणथंभौर। अब इसके बाद अगर इसके चित्तौड़ इन्वेड को देखेंगे तो 1303 में हुआ था। और चित्तौड़ इन्वेड में क्या हुआ, चित्तौड़ पे इन्वेड करने का एक सिंपल सा रीजन था कि राणा रतन सिंह जो थे, उनकी वाइफ पद्मिनी की सुंदरता से काफी ज्यादा वो प्रभावित था। वो पद्मिनी का दर्शन चाहता था, इसीलिए उसने इन्वेड कर दिया चित्तौड़ पे। ठीक है। वो अलग बात है कि चित्तौड़ पे इन्वेड करते समय मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पद्मावत जो बुक लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वहां की रानी और राजपूत औरतें जौहर कर लेती है।
अंत में राजा को फिर से वापस अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली लौटना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली पे एक अलग संकट मंडरा रहा था, और वो संकट था मंगोल इन्वेड का। एक बात आप माइंड में लॉक कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर रहे हैं, उनके ऊपर अगर किसी का डर था तो मंगोल इन्वेड का था। स्पेशली स्टार्टिंग के ड्यूरेशन में, इल्तुतमिश के समय में, जब चंगेज खान राइज करता था उस समय में, ठीक है, क्योंकि मंगोल ज्यादा कैपेबल थे दिल्ली सल्तनत के रूलर से। तो इनको इस बात का डर था कि कहीं मंगोल इन्वेड न कर दे, इसलिए उसने क्या किया, वापस दिल्ली लौट गया। ये अलग बात है कि मंगोल बहुत बार ट्राई किए, यहाँ तक कि दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन दिल्ली के बाहर इनको रोक दिया गया। कहा यह भी जाता है कि मंगोल के अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी ने 5 बार अपनी आर्मी को भेजी थी, और 5 में से 2 अभियान उसके सफल रहे थे। और गयासुद्दीन तुगलक, तो- और अंडर ब्रैकेट हम गाजी मलिक की बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को रोकने के लिए, उसमें कोई इन्वेड ना हो पाए, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कमांडर नियुक्त किया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं इस पार्ट में। ठीक है, ये तो आपका ए रीजन हो गया। अब हम बढ़ते हैं। देखिए, अगर मांडू की बात करें, उज्जैन की बात करें, या मालवा रीजन की बात करें, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग रिप्रेजेंटेटर के द्वारा इस रीजन में अलाउद्दीन के रिप्रेजेंटेटर के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मलिक कफूर के बारे में, कि मलिक कफूर को कहा जाता है कि डेक्कन पे अलाउद्दीन खिलजी ने अगर कंट्रोल किया, तो उसमें जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो मलिक कफूर को जाता है। इसके पीछे मेन रीजन क्या था? मलिक कफूर एक कैपेबल जनरल था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और थोड़ा सा 4 जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देवगिरी के यादव, इनको भी वो अपने कंट्रोल में लिया। और होयसल, ठीक है, द्वार समुद्र के जो होयसल थे, इनको भी वो अपने कंट्रोल में लिया। वरांगल के जो काकतियाज डायनेस्टी वाले थे, उनको भी अपने कंट्रोल में लिया। और मदुरई के पंड्याज वाले थे, उनको भी अपने कंट्रोल में लिया। कहा ये भी चाहता है कि मलिक कफूर यहाँ से रामेश्वरम तक पहुंच गया था। ठीक है, वो अलग बात है, उसके बाद 500 हाथी घोड़े बहुत सारी चीजों के साथ, लूटे हुए चीजों के साथ वापस वो दिल्ली लौटता है और सुल्तान को भेंट कर देता है। सुल्तान का काफी विश्वास पात्र था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ईयर आप देख लीजिएगा कि कब किस पे अटैक किया। अगर देवगिरी की बात करते हैं, तो रामचंद्र इसके रूलर थे। स्टार्टिंग स्टेज में उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम राजा को टैक्स देंगे, अलाउद्दीन खिलजी को। जब ये टैक्स रिफ्यूज कर देते हैं, तो फिर इनको आसानी से मलिक कफूर हरा देता है। अलग बात है कि दिल्ली दरबार में इनको भेजा जाता है, वहां पे पूरी तरह से सम्मान किया जाता है, इनको 1 लाख मुद्राएं भी दी जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी मैरिज अलायंस इनसे बनाते हैं, इनकी बेटी के साथ अलाउद्दीन खिलजी की शादी हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए देवगिरी के यादव इसलिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि साउथ रीजन में अगर उनको कंट्रोल करना था, तो उसके लिए देवगिरी के यादव रामचंद्र जी का सपोर्ट चाहिए था। द्वार समुद्र के होयसल को भी हराया, वारंगल के काकतियाज को भी हराया, और मदुरई के पांड्याज को भी हराया। किसने? मलिक कफूर ने। अब अगर हम इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी कुछ और स्पेशल चीजों को जानना चाहे, तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे, कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वेल कंट्रोल रखने के लिए, जैसे स्टार्टिंग स्टेज में उसने जब अपने चाचा को मरवा डाला कारा के पास में, और देवगिरी से जीते हुए जो धन था, उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपर नोबल के बीच में। यहाँ तक हम लोग क्लियर थे। अब क्योंकि कंट्रोल करना था, उसको कंट्रोल करना था, तो उसने बलबन की नीति को अपनाया। इसने अपने राज्य में मदिरा को बैन कर दिया। इसने जो नोबल लोग थे उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया। इसके अलावा गुप्तचर सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। कहा यह भी चाहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के परमिशन के बिना आप कोई भी कल्चरल प्रोग्राम या कहीं भी आप भीड़ लगा करके जुट नहीं सकते थे। तो कुछ ऐसे हार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल के कारण अलाउद्दीन खिलजी के समय होने वाले विद्रोह लगभग शांत रहे। इसके अलावा उसने बहुत सारे रिफॉर्म भी किया, जैसे कि अगर हम बाजार की बात करेंगे, तो अलग अलग बाजार उसने लगाए। अनाजों के लिए अलग बाजार था, घोड़े या अलग अलग एनिमल के लिए अलग बाजार था, विविध सामग्री के लिए अलग बाजार था। इसके अलावा बाजार मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई ज्यादा प्राइस न ले, इसके लिए अधीक्षक, वारंटी और स्पाई, इन तीनों के हेल्प से उसने मार्केट पे कंट्रोल किया। अपने स्लेव को भेजता था मार्केट में, ताकि कोई ट्रेडर, कोई शॉपकीपर आपसे ज्यादा प्राइस न ले। इस तरह से उसने अपने राज्य को वेल स्टेब्लिश किया। मलिक कफूर को नायब सलाहकार की भी उपाधि इसने दी। ये सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था। किसका सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था? अलाउद्दीन खिलजी का सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था। अगर हम खिलजी डायनेस्टी के और कुछ रूलर के बारे में बात करेंगे,
तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जब 1316 में, अलाउद्दीन खिलजी कब मरता है ये भी बात माइंड में रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी 1326 में जब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, सॉरी वाला 1300, यहाँ पर 1326 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 13, क्योंकि 1316, ठीक है। 1316 से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी का जो ड्यूरेशन रहता है, 1316 जो वो लास्ट कर जाता है, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का जो ड्यूरेशन रहता है वो 1320 तक रहता है, ठीक है। अब 1320 में एक और रूलर बनता है, देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह मलिक कफूर के नजरों से, उसकी पैनी नजरों से बच गया था यार। इतना ज्यादा मलिक कफूर महत्वाकांक्षी था कि जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है तो मलिक कफूर यहाँ पर अपने आप को दिल्ली का सम्राट डिक्लेयर कर देता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह कुछ अपर क्लास जो नोबल्स थे उसके हेल्प से मलिक कफूर को डिस्प्लेस कर देता है उसके पोजीशन से, और 4 साल तक रूलर रहता है। 1320 में फिर से इसको हटा दिया जाता है, और इसके बाद नसीरुद्दीन ख्वाजा जो शाह था, नसीरुद्दीन ख्वाजा शाह स्पेशली रूलर बनता है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये रूलर नहीं रह पाता। नसीरुद्दीन खुसरो शाह, सॉरी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह रूलर रहता है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक रूलर नहीं रह पाता। और 1320 में जब ये रूलर बनता है, कुछ ही दिन बाद इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। नोबल्स लोग गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक को हेल्प करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आगे तुगलक डायनेस्टी वाले बन जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1320 से ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाता है, और मात्र 1324 तक रूल करता है। कहा ये भी जाता है 1324 में, ठीक है, जब गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है तो मोहम्मद बिन तुगलक रूलर बनता है। आगे के जो पॉइंट्स है उसमें हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अ क्लोजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसिडरेशन अंडर खिलजी एंड तुगलक, खिलजी और तुगलक के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन मेथड था वो क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दिल्ली सल्तनत वाले जो रूलर थे वो अपने स्लेव पे ज्यादा बिलीव रखते थे। इस बात को समझने के लिए हम दिल्ली सल्तनत की स्टेब्लिशमेंट टाइम में चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जानते हैं कि ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था। स्लेव मतलब विश्वास पात्र, जिसको राजा अपने बेटे से ज्यादा मानते थे, और स्लेव कभी भी गद्दारी नहीं करते थे। ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को हिस्ट्री में नहीं मिलता है कि कोई स्लेव बहुत बड़ा गद्दारी किया हो। और राजा, एक और बात कि स्लेव, राजा जो जिसका स्लेव होता था उसी का वफादार होता था। ये नहीं कि अगर मोहम्मद गोरी का स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक तो आराम सा, ठीक है, या अगर मोहम्मद गोरी का कोई बेटा है तो उसका भी वो वफादार होगा। एक बात माइंड में लॉक कर लीजिएगा, ये स्लेव कभी कभी महत्वाकांक्षी हो जाते थे, अपने मालिक के मरने के बाद राज्य गद्दी अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे वो क्या करते हैं, वो स्लेव पे ज्यादा ट्रस्ट करते, स्लेव पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। और जो स्लेव थे उन्हीं को अपॉइंट करते अलग अलग पोस्ट के लिए। और एक टाइम जो है ये जो प्रोसेस है वो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के टाइम से चला आ रहा है। The consolidations of kingdom as vast as दिल्ली सल्तनत needed reliable governance and administration। एक चीज की दिल्ली सल्तनत बहुत ज्यादा बड़ा था, तो बहुत ज्यादा बड़ा था तो आपको कैपेबल रूलर, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट थी। बिना कैपेबल रूलर एडमिनिस्ट्रेटर आप कुछ नहीं कर सकते थे। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफिन्स एज ए गवर्नर, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में एक चीज क्लियर बोल दी गई कि अगर आप लैंडलॉर्ड है, इससे ये मतलब नहीं कि आपको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा, आपको कैपेबल रहना पड़ेगा। और कैपेबिलिटी के बेस पे जब गवर्नर अपॉइंट किया गया तो इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर थी दिल्ली सल्तनत की वो स्ट्रांग हो गई। दे अर्ली बोला कि दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगन इन पर्शियन। जैसे कि इल्तुतमिश ने मिलिट्री सर्विसेज या किसी पे इन्वेड किया और जो स्लेव उसको मिले इल्तुतमिश को, उस स्लेव के हेल्प से वो रूल करता था। उस स्लेव को अलग अलग पोस्ट दिया, उस मतलब एक तरह से स्लेव को पाल के उसके बढ़ा के अपने लिए विश्वास पात्र बनाया। They were carefully trained to man were some of the most important political officers in the kingdom, since they were totally dependent upon their master, the Sultan, consolidate upon them। सुल्तान क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। सुल्तान जो थे उसमें कंट्रोल करते थे सारा चीज, और वो किस पे डिपेंड रहता था, अपने मालिक अपने सुल्तान पे डिपेंड रहता था। इस तरह से सुल्तान का विश्वास पात्र स्लेव होता था, और सुल्तान के इशारे पे ही चलता था, सुल्तान की ही बात मानता था।
और स्लेव के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिला, जैसे खिरिस खां की बात करेंगे जिसने सैयद डायनेस्टी बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, या हम गाजी मलिक उर्फ मोहम्मद बिन गैसुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, तो ये भी एज ए स्लेव थे अपने मिनिस्टर्स के, और बाद में उन्हीं को अपने मालिक को ही या उनके रिप्रेजेंटेटिव को हटा करके वहां पे रूलर बन गए। तो दिल्ली सल्तनत में स्लेव की एक अपनी इंपॉर्टेंस रही है। देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया क्या है? ये दिल्ली सल्तनत के टाइम में अलग अलग रीजन्स पे जो कंट्रोल किया गया था वो एरिया है। क्या हम इसको रफली कह सकते हैं क्या कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, उस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और स्पेशली नदर्न रीजन वही वाला रीजन है? हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि नदर्न रीजन को ही शो कर रहा है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में दो प्रकार के रूलर हुए। एक रूलर जो साउथ और नॉर्थ दोनों पे कंट्रोल किए, जैसे कि इसमें कुछ महत्वाकांक्षी रूलर का नाम रखेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी और साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक। और कुछ रूलर जो है वो सेंट्रलाइज होकर के नदर्न पार्ट में ही रूल किए, जैसे कि इल्तुतमिश की बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। किसी मतलब छोटे रूलर जो कम ड्यूरेशन तक रूल किए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे बलबन की भी बात करूँ तो बलबन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि बलबन साउथ के किसी रीजन पे अटैक करके, बलबन ने अपने पावर को कंसोलिडेट किया नदर्न पार्ट में। अब यहाँ पर हमको क्या जानना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, जैसे खुर्रम की बात कर रहेंगे, सुनाम की बात करेंगे, बदौन की बात करेंगे, या गंगा यमुना रिवर के दोआब रीजन की बात करेंगे, अवध की बात करेंगे, या हम अभी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उस रीजन की बात करें, तो जो दिल्ली सल्तनत का मेन रीजन था कॉन्सोलिडेशन का, वो इसी रीजन में था। अब यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का जो ड्यूरेशन रहता है, ये 1324 से लेकर के 1351 तक रहता है। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन किया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानना चाहिए। 1324 से 51, एक चीज माइंड में लॉक कर लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कि उस समय लाइज करने वाले जितने भी अच्छे सब्जेक्ट से नियर अबाउट सबका जानकार था। चाहे वो मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे हम एस्ट्रोनॉट्स वाली जो स्टडीज है यूनिवर्स ये सब के बारे की बात करें, इसमें भी वो अच्छा कैपेबल था। उसकी हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी थी, पर्शियन का नॉलेज था। मतलब उस समय ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं लाइज करता था जिसका नॉलेज मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक एक कैपेबल रूलर था, लेकिन बहुत सारी उसमें गलतियां थी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक पर्सनली अगर बात करोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है पूरे दिल्ली सल्तनत में। मोहम्मद बिन तुगलक को मैं मानता हूँ कि वो ज्यादा कैपेबल था। अगर हम उसके कुछ जो पॉइंट्स थे उसको छोड़ दिया जाता, मोहम्मद बिन तुगलक जो है बिना सोचे समझे डिसीजन लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर हम इसके बारे में और वो जो निगेटिव चीजें क्रिएट किया, वो इरासी था, बरूनी था और इब्न बतूता था। देखिए, और इरासी और बरूनी की बात करते तो इरासी और बरूनी जो थे वो इस्लामिक स्कॉलर थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। क्योंकि वो इस्लामिक थे और मोहम्मद बिन तुगलक जो था रिलीजियस टॉलरेंस था, वो रिलीजियस टॉलरेंट था, और वो किसी रिलीजन को भी मतलब रिलीजन के बेस पे वो कोई प्रायोरिटी नहीं देना चाहता था। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन में उलमाओं का इंटरफेयर भी खत्म कर दिया था, और रिलीजियस बेसिस पे आपको प्रेफरेंस नहीं देता था। इसलिए इस्लामिक स्कॉलर इससे नाराज रहे और इसको ज्यादा क्रिटिसाइज किए, इसको ज्यादा बदनाम यही इरासी और इसके साथ साथ जो बरूनी था उसने किया। यहाँ तक कि इब्न बतूता जो विजिट किया उस समय इंडिया में 1333 में, और 13, क्योंकि इब्न बतूता काफी ज्यादा विद्वान था और इस बात से वो काफी प्रभावित रहता था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक काफी ज्यादा प्रभावित रहता था 1337 में। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक बात माइंड में रख लीजिएगा। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। आगे चल करके इब्न बतूता को उसने चाइना भेजा एज ए रिप्रेजेंटेटिव। रास्ते में उसकी नाव डूब गई, जब वहां से वो शुक्र मनाइए बच गया। और नाव डूबने का पूरा जो जिम्मेवारी था उसने मोहम्मद बिन तुगलक पे लगा दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ही है जिसके कारण हमको एक कंडीशन। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को और भी ज्यादा इसने क्रिटिसाइज किया, जबकि इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छा मानता था। कौन अच्छा मानता था? इब्न बतूता अच्छा मानता था। ठीक है। अब
ये लोग इसको ज्यादा क्रिटिसाइज किए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पर गर्दन काट देता था। बहुत सारे जो आपके हिस्टोरियंस रहे इसको पागल सुल्तान बोले, रक्त पोशी बोले, क्योंकि गर्दन काट देता था। इन सब चीजों कर अलग अलग उपाधि से इसको नवाजा गया। इसने अपने जीवन में कुछ गलतियां की थी, जिसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। कि एक गलती थी दौलताबाद, ठीक है। एक गलती क्या थी इसका कि दौलताबाद इसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया। तो दौलताबाद जो है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में है, ठीक है। यहाँ पे देवगिरी यानी दौलताबाद कहाँ से, दिल्ली से। दिल्ली यानी इस पार्ट से हम ले सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट से यहाँ पर दौलताबाद इस रीजन में, ठीक है। देखिए ये इसकी सबसे बड़ी गलती में से एक थी। दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करने के पीछे सुल्तान के कुछ अच्छे रीजन भी थे, लेकिन इब्न बतूता इरासी या जो फरिश्ता था, इसके अलावा बरूनी था, इसने कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया। जितनी गलतियां इसमें नहीं थी उससे ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया, मेरा मानना है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई, हम इसके लिए पॉजिटिव रहेंगे। एक तो दिल्ली पे कंटिन्यू मंगोल का अटैक का डर बना रहता था, इसलिए इसने चाहा कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाए। और इससे पहले मैंने बोला है कि खिलजी और तुगलक के टाइम में दिल्ली जो साउदर्न पार्ट में था, दिल्ली सल्तनत रूल करता था। राजा का मानना था कि जो कैपिटल हो वो सेंटर में हो, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से किया जा सके। दो चीजें रही। लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ, और कुछ हिस्टोरियन जैसे इरासी और बरूनी मानते हैं, ठीक, कि बरूनी का मानना था कि वालों को दंडित करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया। फरिश्ता का मानना है कि दिल्ली वाले इसको गाली भरा खत लिख करके भेजते थे, जिसके कारण इसने कैपिटल शिफ्ट किया। देखिए बदनाम करने का क्या स्टैंडर्ड यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ देखिए ये कितना अच्छा था, इसके बारे में आप जिक्र कर लीजिए कि दिल्ली से दौलताबाद के बीच में इसने पेड़ लगवाए, इसने कुएं खुदवाए, धर्मशाला बनवाया, ताकि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था भाई साहब। 6 मंथ अप्रॉक्स लग गए थे जाने में। कुछ जो पक्के आम थे, मतलब ज्यादा एज्ड पीपल थे, वो लोग रास्ते में ही मर गए, ठीक है। कुछ लोग दौलताबाद पहुंचने के बाद मर गए, इसीलिए लोग वहां पे छोटे छोटे गुट बना करके इसको इसका विरोध करने लगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ये स्टेप इसके लिए काफी अच्छा रहता है, कि इस समन्वय स्थापित करता है। इधर हिंदू डोमिनेंस था, इधर मुस्लिम डोमिनेंस था, तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स जब यहाँ पर आकर के रहे, जब वापस ये दिल्ली से दौलताबाद जाता है, तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर यहीं पर सेटअप हो गए। इससे क्या हुआ कि इस्लाम का या उसका इम्पैक्ट या समन्वय जो संस्कृति मिलन होता है वो इस रीजन में रहा। फरिश्ता के अकॉर्डिंग 14 साल बाद फिर से दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, बरूनी मानता है कि 1 साल बाद ही तो फिर से दिल्ली शिफ्ट होने का सुल्तान निर्णय लेता। देखिए इसका जो इसके अलावा बस यही इसकी एक गलती नहीं थी। उसने जो करेंसी एक्सचेंज वाला, जिसको प्रीवियस क्लास में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, कुमायूं उत्तराखंड वाले रीजन पे कंट्रोल करना चाहता था, दो हिंदू रूलर को अपने साथ मिलाना चाहता था। अलग बात है कि वो एक ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर है जहाँ पे सुल्तान की आर्मी लड़ने के लिए कैपेबल नहीं थी, और इसकी जो सेना है वो मतलब छिन भिन हो जाती है, टूट जाती है अलग अलग पार्ट में। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि सुल्तान को वहां के हिंदू रूलर बहुत सारा गिफ्ट भी देते हैं, और उस गिफ्ट को लेकर वो वापस ही आ जाता है। कुछ का मानना है कि हुमायूं पे कंट्रोल करना ये असफल रहता है, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं सफल रहता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे इरासी और बरूनी की हम बात ही नहीं मान रहे, क्योंकि उसने बदनाम करने की साजिश की। इब्न बतूता जब डूबने लगा उसके बाद उसने सुल्तान को क्रिटिसाइज किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सुल्तान 100% सही था। सुल्तान के अंदर खामियां बहुत सारी भरी हुई थी, लेकिन इसके अलावा वो बहुत ज्यादा कैपेबल भी था। डॉक्टर ईश्वर चंद हिस्टोरियंस जो है, इनके अकॉर्डिंग कहना है कि मेडिवियल पीरियड में अगर किसी ने कोई अगर सही में सुल्तान की उपाधि धारण करने का मद्दा रखता था, कैपेबल था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसके अंदर वो सारे गुण थे। सहिष्णु था, लिबरल था। इसके अलावा इसने गंगा दोआब रीजन में टैक्स बढ़ा दिया। देखिए टैक्स बढ़ाया, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। इसके पीछे एक मेन रीजन था कि गंगा दोआब में जब इसने टैक्स बढ़ाया उस समय क्रॉप फेल हो गए थे, और उस समय इपिडेमिक, प्लेग इपिडेमिक थी, ठीक है, अकाल पड़ा हुआ था। उस समय 50% टैक्स बढ़ा दिया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब 50% इसने टैक्स बढ़ा दिया और प्लेग एपिडेमिक थी, राजा को इस बारे में जानकारी नहीं थी। अब बताइए इतना बड़ा रूलर और उसको बारे में जानकारी नहीं थी, तो इस तरह से इसको इसकी पॉलिटिकल इनकैपेबिलिटी यहाँ पर शो होती है।
बाद में जब उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पे एपिडेमिक है, अकाल पड़ा हुआ है, तो अलग से ये क्या करता है, टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है कि नहीं अब टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फार्मर के लिए एक अलग एसोसिएशन बनाता है। अभी किसान जो निधि योजना है, ऐसी चीजों को आप ले सकते हैं जो अभी प्रेजेंटेबलाइज करता है। ऐसे अकाल के लिए एक अलग इस्टेब्लिशमेंट कर दिया कि हम जो राज्य की जो रॉयल फैमिली की ट्रेजरी है हम उससे फंड इसको प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी चीजों से क्या हुआ कि देखिए, उसको रियलाइज जब हो जाता था कि ये चीजें गलत है तो फिर वो बैक ट्रैक होता था, जबकि एज ए रूलर आप अपने डिसीजन से बैक ट्रैक नहीं हो सकते। एक क्लियर सी बात है, कॉन्सेप्ट है, आप माइंड में रखिए इस चीज को। यहाँ पर है स्लेव्स रेदर देन सन। वो बार बार जो जिक्र कर रहे थे कि स्लेव्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। स्लेव्स रेदर देन सन, सन से भी ज्यादा, यहाँ तक कि बेटों से भी ज्यादा प्रेफरेंस स्लेव को दी जाती थी। द सुल्तान वेयर एडवाइस अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs of whole lifetime and good luck for find a worthy and experienced slave। देखिए, ये जीवन भर आपके सुल्तान के साथ रहते थे और वर्दी और एक्सपीरियंस स्लेव होते थे। राजा के विश्वास पात्र होते थे, राजा के लिए जान दे सकते हैं, राजा के लिए जान किसी का ले सकते हैं। वाइज मेन हैव सेड दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन सन। जो भी उस समय के विद्वान रहे हैं उनका मानना था कि जो स्लेव है, एक्सपीरियंस स्लेव है, वो सन से बेटर है, उनसे ज्यादा कैपेबल है, उनसे ज्यादा ये फेवर करता है। The Khilji and Tughlaq continued to use Bandgan and also raised people of humble birth, who were often their clients to high political positions। Clients का मतलब वही एज ए स्लेव उनको ट्रीट किया जाता था और उनको हाई पोजीशन दे दी जाती थी। They were appointed as general and governors। और अगर वो ज्यादा विश्वास पात्र ट्रस्टेड रहे तो उनको जनरल और गवर्नर भी अपॉइंट किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए तैमूर लंग ने ख्रीस खां को गवर्नर बनाया, जो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो जनरल था, किसका जनरल था, मोहम्मद गोरी का जनरल था। तो एज ए स्लेव, स्लेव को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती थी जो वाइज और कैपेबल स्लेव होते थे, सारे स्लेव नहीं, जो उसमें कैपेबल रहते थे। यहाँ पर पॉइंट है, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हायर्स। जिक्र किए प्रीवियस ही जिक्र किए आपको कि जो स्लेव्स होते थे वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते थे, उनके हायर्स, उनके जो रूलर्स होते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनके प्रति वो वफादार है, इसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिए। बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। द patronage of these humble people by the Delhi Sultanate Murat also shocked many elites and authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultanate for appointing the low and base born to high offices। एक चीज और, जो नोबल्स थे, जो अपर क्लास नोबल्स थे, वो लोग क्रिटिसाइज किए इस चीज को जिसमें दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने स्लेव को हायर पोस्ट प्रोवाइड किया। और प्रॉब्लम क्योंकि उनको था, क्योंकि उनको हायर पोस्ट मिला नहीं। हायर पोस्ट किसको मिल गया, तो जो स्लेव थे उनको मिला। तो कुछ विद्वान जो थे उस समय, उन्होंने क्या किया, कुछ विद्वान जो थे उस समय उन्होंने बहुत सारी प्रेफरेंसेस दी और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस चीज को। और हम क्लाइंट की बात करेंगे तो समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। जैसे सम, अगर क्लाइंट की बात करें तो समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर। क्लाइंट मतलब कि वो किसी और के प्रोटेक्शन में जाते थे। ठीक है। अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, वो किसी और पे डिपेंड रहते थे, उस पे आधारित रहते थे। एज अ स्लेव हम कह सकते हैं कि स्लेव जो था वो किस पे आधारित रहता था, अपने मास्टर पे आधारित रहता था। Monarch appoint military commanders as governor of territories of varying size। These lands were called Iktwas and Borak their holder was called Iqbadar। एक छोटा सा एरिया, जैसे इक्वतार का मतलब एक छोटा सा एरिया, इसको इक्ताज बोलेंगे, और इसके रिप्रेजेंटेटिव को इक्वतार, इक्वतदार बोलेंगे, और मुक्ति, क्या बोल सकते हैं, इसको मुक्ति बोलेंगे। एक स्मॉल एरिया पे आपको लैंड होल्डिंग पावर दे दिया गया, आप एक आर्मी मेंटेन कर सकते हैं, राजा के कोई इन्वेड होगा उसमें आप राजा को सपोर्ट कर सकते हैं। The duty of Borak Muktis was to lead military campaign and maintain law and order in the इक्ताज। इक्ताज जो रीजन है, जो इक्ताज रीजन, इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, साथ ही साथ राजा किसी मिलिट्री कैंपेन में आपको सपोर्ट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इक्ताज और इक्वदार क्या होता है, तो एक स्पेसिफाइड रीजन, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को इक्वदार बोला जाता था। ठीक है।
यहाँ पर है ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एंड सुल्तान, बोला कि यहाँ पर ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अपॉइंटेड अजीत कुमार और वाइन डिस्टिलर। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, बहुत सारे जो लोअर कास्ट लोग थे, इसने सबसे ज्यादा किया। सारे रूलर्स किए लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही करते। ये जो लोअर कास्ट लोग थे, अनकैपेबल थे, जो एकदम लो पोजीशन पे थे, उनको एकदम से हाई पोजीशन दे दिया। ये सही चीज नहीं था, और आपको बोले थे कि डिसीजन कुछ भी बिना सोचे ले लेता था, बाद में इसको रियलाइज होता था कि एक गलत चीज है, ये चीज नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। बोल रहा है कि अजीज कुमार, वर्की कुमार और वाइन डिस्टिलर। वाइन डिस्टिलर जो था फिरोज हजाम और बारबर, मनका तवक कुक एंड टू गार्डनर्स बरकलाधा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इनको क्या दे दिया, ये जो बारबर थे आपके उसके अलावा जिस वाइन डिस्टिलर थे, कुक था या माली लोग थे, गार्डनर्स थे, इनको हाई पोस्ट दे दिया। जियाउद्दीन बरानी, a Burki mid 14th century chronicle, reported their appointment as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule. ये राजा के लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट की बात कर रहा है, जैसा कि हम दोआब रीजन में टैक्स बढ़ाने के सेंस में भी बात किए हैं, एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल, और ये रूल नहीं कर सकते हैं, इस बारे में भी डिस्कस किया। व्हाई डू यू थिंक बरानी क्रिटिसाइज द सुल्तान, क्यों क्रिटिसाइज किया था, इसके पीछे अंदर वाले रीजन बता दिए। इस्लामिक स्कॉलर था, राजा रिलीजियस टॉलरेंट था और इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करता था, और राजा के हरकत भी ऐसे थे। राजा ऐसा ऐसा काम करता था कि कोई भी क्रिटिसाइज करेगा, आप भी स्टूडेंट्स रहते, आप भी क्रिटिसाइज करते हैं। बल्कि दे फोर्स्ड एंड लैंडेड चिफिन्स द समंतज एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। जो भी रिच लैंडलॉर्ड्स होते थे एक्सेप्ट कर लेते थे इनकी ऑथोरिटी को, अगर नहीं एक्सेप्ट किया उनको पनिश कर देंगे, उनके ऊपर इन्वेड कर देंगे। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं, द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। राजा तभी सर्वाइव कर सकता है, राजा राजा तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसका लैंड रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो। राजा तब सर्वाइव नहीं कर सकता जब उसका लैंड रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा ना हो। द राइट्स ऑफ लोकल चिफ्स टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्स। और क्या किया जाता था, लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो टैक्स को पे करें। और तीन तरह के टैक्स लगते थे, माइंड में लॉक कर लीजिए। कल्टीवेशन के लिए जो टैक्स लगता था इसको खर्च कहा जाता था, तो 1 मार्क क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जाता है। खर्च किस चीज से रिलेट करता था, और कल्टीवेशन टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स होता था, अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। बोला कि पीजेंट्स के जो प्रोड्यूस होता था उसका 50% खर्च के रूप में लगता था। कितना परसेंट, 50%। माइंड में लॉक कर लीजिएगा। और कल्टीवेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड टैक्स था। दूसरा कैटल पे टैक्स लगता था, और तीसरा जो था हाउस पे टैक्स लगता था। कैटल, हाउस और खर्च, ये तीन तरह के टैक्स उस समय लगते थे, ठीक है। अगर इब्न बतूता की बात करते हैं, जो मोरक्को का ट्रेवलर था, इसी को राजा ने क्या किया था, 1300 कब आया था इंडिया में, 1 मार्क क्वेश्चन है। तो 1333 में आया था, और इसको क्या कर दिया था राजा ने, दिल्ली का काजी बना दिया था, इतना ज्यादा ये विद्वान था। वरकी अफ्रीका एक्सप्लेन दैट chieftains sometimes fortified themselves in mountains in rocky uneven and rugged places। अच्छा, कोई भी राजा रहेगा तो वो क्या करेगा, कोई भी राजा रहेगा तो अपने आप को फोर्टिफाइड करके रखेगा ताकि किसी इन्वेड से वो आसानी से बच सके। Well as one of the bamboo groves in India, the bamboo is not hollow, it is a big, it's several parts। बोल रहा है कि इंडिया में बैम्बू जो होता है काफी हॉलो नहीं होते थे, इस साइड से इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते थे, आप आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते हो। और बैम्बू काफी स्ट्रांग माना जाता है इंडिया में स्पेशली। अभी हाल फिलहाल का न्यूज था कि जो रोड है उसके साइड में एक्सीडेंट से बचने के लिए बैम्बू का वो आपको क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है उससे। तो बैम्बू स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलता था। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाहुबली मूवी सबने देख रखा होगा, उसमें आप देखते हो कि कैसे कोई इन्वेड करता था तो आप अपने राज्य को बचा सकते हो। तो आसपास कोई वाटर सोर्सेज रखेंगे, वहां से ब्रेक कर देंगे डैम को, आसानी से हम अपने आप को वाटर के अंदर में कवर कर लेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स राजा बनाते थे किसी भी तरह के इन्वेड से बचने के लिए। या अगर हम बात करते हैं इसी की, जो सबसे ज्यादा मंगोल अंडर जो कि गिलीज का, जिसको चंगेज खान भी कहते हैं, इन्वेडेड ट्रैक्सोनिया इन नॉर्थ ईस्ट इन ईरान इन 1219। 1219 में जब वो क्या किया, इन्वेड किया, एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑन सॉलिड सून आफ्टर मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पहले भी हम लोग जिक्र किया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत पे मंगोल अटैक करते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा कैपेबल था कि मंगोल अटैक इन्वेड को वो खत्म कर देता आसानी से।
और इसके लिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे कंट्रोल करने के लिए गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक को अपॉइंट किया था। ठीक है, और ये इन्वेड जो है वो कब तक चलता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक चलता है। द सुल्तान इन द 15 एंड 16 सेंचुरी, अगर 15 और 16 सेंचुरी की बात करते हैं कि सुल्तान कब से कब तक रूल करता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या रहती है। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स। इस समय क्या हो जाता है, इस रीजन में जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूलर्स हो जाते हैं। स्टेब्लिश प्रोराइजिंग स्टेट्स एंड प्रोस्पेरस कैपिटल, ये क्या कर लेते हैं, तो प्रोस्पेरस कैपिटल अपना सेटअप कर लेते हैं। शेर शाह सूरी 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar। अब यहाँ देख लीजिए, ये थोड़ा सा रिलेट करता है, ये मेरे से पर्सनली रिलेट करता है। शेर शाह सूरी जिसको क्या करता है 1540 से 1545 तक, ये बहुत ज्यादा कैपेबल था। अगर ये उस बमबारी में मारा नहीं गया गया रहता, ओपोनेंट्स का बम, इसके अपने जो बम रखा वो खजान था उसी का निरीक्षण कर रहा था और उसी में इसकी मृत्यु हो गई। ये वो रूलर था जिसने मुगल डायनेस्टी में ग्रहण लगा दिया था। इसने चौसा बक्सर से, जो मेरा होम टाउन है, उससे 10 किलोमीटर दूर चौसा है वेस्ट साइड में, वहां पर हुमायूं को हराता। इसके अलावा हुमायूं को और भी 3-4 आगे के बैटल में हराता और इस सबसे कैपेबल माना जाता है। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड थे उसको अकबर भी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि नया चैप्टर आपको फोर्थ स्टार्ट करेंगे उसमें इस चीज को और भी डिटेल में बताने वाले हैं। एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्पायर हुमायूं 1530 से, जो इसका ड्यूरेशन था हुमायूं का 1530 से 40, उसको बहुत सारा चैलेंजेस करता है। वो अलग बात है 1555 से 56 के बीच में हुमायूं फिर से पावर रीगेन कर लेता है, क्योंकि उस टाइम शेरशाह सूरी मारा जाता है और जो इसका रिप्रेजेंटेटिव रहता है हेमू, वो उसको आसानी से हरा देता है। शेरशाह कैप्चर दिल्ली एंड स्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, जब 1540 में दिल्ली पे कैप्चर करता है 40 में, उसके बाद ये अपना डायनेस्टी सेटअप करता है जिसको सूरी डायनेस्टी कहा जाता है। तो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली सल्तनत पे ग्रहण लगा दिया था, वो थी सूरी डायनेस्टी। और कि ऑल्दो द सूट डायनेस्टी रूल्ड ओवर ओनली 15 इयर्स 1540 टू 1545, 1540 से 1545 के बीच में सूरी डायनेस्टी रूल करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या देखते हैं कि जब मुगल डायनेस्टी स्टेब्लिश होगी उसके बीच में सूरी डायनेस्टी वाले रहेंगे। सूरी डायनेस्टी वाले या छोटे छोटे जो इंडिविजुअल रूलर्स थे वो लोग इंडिपेंडेंट होकर रूल करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सब दिल्ली सल्तनत के रूलर की बस की बात नहीं थी अंत समय में। इस तरह से इस चैप्टर का जो वीडियो है 2 पार्ट में हम लोग अच्छा से कवर किए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको एसएसटी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसमें डिस्कशन ग्रुप है, और डिस्कशन ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। 24x7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं। आपके किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हम लोग वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। एसएसटी की से रिलेटेड जो भी डाउट है उसके लिए एसएसटी की पाठशाला डिस्कशन ग्रुप है, और अगर और भी सब्जेक्ट से जो रिलेटेड डाउट है उसके लिए इग्नाइट वर्ल्ड्स ग्रुप डिस्कशन है। आप वहां पर भी हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। और आपको पता है कि हमारे पास जो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी जो है, उसके सबसे कैपेबल टीचर में से एक है। ठीक है, हमारे आर्यन सर जो है। तो आप अगर आईसीटी में कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। आप अगर पॉसिबल हुआ तो आपको वीडियो बना करके आईसीटी के रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेगा वो वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर कैपेबल लोग हैं तो क्यों ना हम लोग उनका कुछ यूज करें, हम लोग क्यों ना अपना डाउट सॉल्व करें। तो वहां पर हम ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर, क्योंकि देखिए सबसे जो मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यूट्यूब से वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन उस चैप्टर के रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन नहीं अवेलेबल रहता है, या प्रैक्टिस कैसे करोगे। कोई वीडियो देख लेना, कोई चैप्टर पढ़ लेना, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करोगे। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर हमारे प्ले स्टोर के ऐप आर्कुटबा एजुकेशन पे अवेलेबल है, जिसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्विज अवेलेबल है। आप क्विज दीजिए, मार्क्स वहां पर देखिए, जो भी गलती होगी उसको जो भी गलती होगी उसको एक बार आप व्यू आंसर कीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपको दिखेगा। आप वहां से अपने प्रिपरेशन को करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसके लिए हम क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहां से अपने क्वेश्चन पेपर को सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो हम लोग का ज्यादा अभी वर्क चल रहा है वो ऐप पे चल रहा है।
ऐप पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किए, स्पेशली जो डेली रूटीन में जो चीज़ें ऐड है वो करंट अफेयर्स है। और ये करंट अफेयर्स बस आपके हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन वाले बच्चे हो, स्पेशली जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है। बिहार जीके स्टेट रिलीज अगर रिलेट करने के लिए करें तो बिहार जीके करके स्पेशल टैब उसमें स्टार्ट किया गया, जिसमें बिहार, उसके फॉर्मेशन, उसके लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल वैल्यू, उसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें दी गई है, तो आप वहां पर जा करके आसानी से चेक कर सकते हो उस चीज को। करंट अफेयर्स का डेली अपडेट, और इसके साथ साथ अगर आप वर्ड मीनिंग आपको डेली चाहिए, मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, तो आप हमारे ऐप से इजिली गेन कर सकते हैं, और वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो बिना किसी देरी के हुए आरकोडवा एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाकेदार तरीके से।